छात्राओं, आज हम प्लेटो और अरस्तू के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मैक्सी के शब्दों, या तो हम प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तू के। इसका अर्थ क्या है कि दोनों महान विचार दो ऐसी पृथक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और विपरीत है। किंतु बात ऐसी नहीं है। इसमें तो संदेह नहीं कि अरस्तू ने अपने गुरु की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं किया। उसने प्लेटो से अपनी अभिन्नता के स्थान पर भिन्नता पर ही अधिक बल दिया, किंतु इस कारण से इन दोनों विचारकों की आधारभूत समानता को बुला नहीं दिया जाना चाहिए। इस संबंध में फॉस्टर के शब्दों में अरस्तू सबसे बड़ा प्लेटोवादी है और प्लेटो का जितना गहरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है उतना उसके अध्ययन शायद किसी भी दूसरे विचारक पर किसी दूसरे विचार का नहीं पड़ा है। सेबाइन के शब्दों में उसके दार्शनिक लेखन का प्रत्येक प्रश्न प्लेटो के साथ उसके संबंध का साक्षी है। टर्निंग के शब्दों में प्लेटो द्वारा जिन विचारों को सुझाव संकेत दृष्टांत के रूप में व्यक्त किया गया है उन्हीं की विवेचना करने का कार्य अरस्तू ने किया है। बार्कर के शब्दों में पॉलिटिक्स में पूर्ण रूप से नहीं बात उतनी ही कम है जितनी मैग्ना कार्टा में है। इसमें कोई भी नया नहीं है। दोनों का उद्देश्य पूर्ववर्ती विकास को संहिताबद्ध करना है। प्लेटो और अरस्तू विचारधारा में कितनी निम्नलिखित समानताएं हैं। दोनों ही यूनान के जनजीवन में व्याप्त अनैतिकता, अराजकता और अस्थिरता के प्रति चिंतित थे और इसका अंत करना चाहते थे। दोनों ही इस बात पर विश्वास करते थे कि सज्जीवन की प्राप्ति केवल अच्छी प्रणाली से ही संभव हो सकती है। दोनों का विश्वास है कि सज्जीवन की प्राप्ति सीमित आकार वाले नगर राज्य में ही की जा सकती है और इसकी प्राप्ति केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें उच्च शिक्षण प्राप्त हुआ। दोनों ही नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में है। दोनों का ही विचार है कि शारीरिक श्रम दासों या अनागरिकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। दोनों ही राज्यों की प्रकृति के संबंध में सोफिस्ट वर्ग के विचारों का विरोध करते हैं और इस धारणा का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई और सज्जीवन की प्राप्ति के लिए वह बना हुआ है। यही बात है जो अरस्तू को पक्का प्लेटोवादी बनाती है। दोनों का ही विचार है कि आचार शास्त्र और राजनीति एक ही अविभाज्य विज्ञान के अंग है। दोनों नगर राज्यों की समस्याओं पर नैतिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं और दोनों ही दार्शनिकों के राजनीतिक विचारों का स्वरूप नीति शास्त्रीय है। दोनों ही तथ्य विश्वास करते हैं कि राज्य की उन्नति और विकास के लिए शासकों का सुनिश्चित होना परम आवश्यक है। संभवतः इसी विचार से प्रेरित होकर प्लेटो ने साइराक्यूज के शासक दियोनीसियस को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयत्न किया था और अरस्तू ने मकदूनिया के युवराज सिकंदर को प्रशिक्षित किया था। दोनों ने प्रजातंत्र की आलोचना की। उसके विचारानुसार प्रजातंत्र को श्रेष्ठ प्रकार शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। यदि प्लेटो की रिपब्लिक या लॉज राज्य विज्ञ के पथ प्रदर्शन के लिए गुटका है तो अरस्तू की पॉलिटिक्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है। अनेक विचार जो अरस्तुवादी प्रतीत होते हैं वास्तव में प्लेटो के ही हैं। अरस्तू सबसे बड़ा प्लेटोवादी था और उस पर प्लेटो की अमिट छाप पड़ी, परंतु इसके साथ ही ये तथ्य है कि अरस्तू प्लेटो का भक्त नहीं था। उसने कभी भी किसी बात को केवल इस कारण से ग्रहण नहीं किया कि उसके गुरु प्लेटो ने ये बात कही। दोनों के विचारों में भेदों का अध्ययन हम अब असमानताओं का अध्ययन निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं। तो प्लेटो और अरस्तू में जो अंतर है, पहला है आधारभूत दृष्टिकोण का भेद। प्लेटो और अरस्तू दो नितांत भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके द्वारा दर्शन और विज्ञान के आदर्शवाद तथा यथार्थवाद को जन्म दिया गया। प्लेटो का दार्शनिक विश्लेषण सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा पर आधारित है, किंतु अरस्तू यथार्थवादी है। इस कारण में प्लेटो के विचारों के सिद्धांत की आलोचना करता है। इसके अनुसार वास्तविकता अधिक महत्वपूर्ण है और उसका विचार वास्तविकता नहीं है। डनिंग के शब्दों में प्लेटो कल्पनावादी और संश्लेषणवादी है, अरस्तू एक तथ्यवादी और विश्लेषक है। आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में भेद। प्लेटो और अरस्तू की विचारधारा में दूसरा अंतर जो कि उसकी संपूर्ण विचारधारा में व्याप्त है, आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में है। अरस्तू का आदर्श सदैव संवैधानिक शासन है और वह इसकी तुलना में दार्शनिक राजा के निरंकुश शासन को भी स्वीकार नहीं करता। परिमाण से अरस्तू के द्वारा प्रारंभ से लॉज में प्रतिपादित इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम सर्वप्रभु कानून ही होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। अरस्तू क्या कहता है? सर्वाधिक बुद्धिमान शासक भी कानून के समकक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि कानून में ऐसा तत्व होता है जिसे कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो प्राप्त नहीं कर सकता। कानून इच्छा तत्व तो अप्रभावित विवेक है। आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में प्लेटो और अरस्तू के संबंध में मैक्सी ने क्या लिखा है, उनके भेद जो उन्होंने भेद किया है प्लेटो और अरस्तू में। प्लेटो किसी ऐसी महानतम मानव की खोज में है जो राज्य की आदर्श रूप सृष्टि करे। अरस्तू ऐसा विज्ञान खोज रहा है जो राज्य को श्रेष्ठ बना सके।
नेक्स्ट आता है राज्य की एकता के संबंध में भेद। राज्य की एकता के संबंध में प्लेटो और अरस्तू की विचारधारा में बहुत अधिक अंतर है। अरस्तू के अनुसार प्लेटो के आदर्श राज्य की अत्यधिक एकता राज्य के अस्तित्व की जड़ पर कुठाराघात करती है। राज्य में तो वैभिन्न में एकता की आवश्यकता होती है, न कि कठोर एक स्वरता की। राज्य के नागरिकों में मूल बातों के विषय में तो एकता होनी चाहिए, लेकिन अन्य बातों में जितनी अधिक आंतरिक भिन्नता होगी उतना ही वह राज्य अन्य राज्यों से स्वतंत्र और स्वपर्याप्त होगा। साम्यवाद के संबंध में भेद। अरस्तू ने प्लेटो की संपत्ति तथा स्त्रियों के साम्यवाद के सिद्धांत से पूर्ण असहमति व्यक्त की है। उनका विचार है कि संपत्ति व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का साधन है और संपत्ति का साम्यवाद बौद्धिक विकास का अवरोधक बन जाता है। स्त्रियों के साम्यवाद का विरोध करते हुए कहता है कि इसे अपनाने से परिवार संस्था ही नष्ट हो जाएगी, जो कि व्यक्ति तथा परिवार के विकास का मूलभूत आधार है। इस प्रकार अरस्तू समाज के किसी वर्ग के लिए संपत्ति या स्त्रियों के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं करता। निम्न वर्गों के संबंध में भेद। अरस्तू प्लेटो की इस बात के लिए भी आलोचना करता है कि उसने अपने आदर्श और आदर्श राज्य में निम्न वर्गों के हितों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है परंपरावाद और कल्पनावाद का भेद। अरस्तू एक परंपरावादी विचारक के व्यवहार को प्रधानता देने के कारण रूढ़िवादी दार्शनिक बन गया है। प्लेटो कल्पनावादी होने के कारण एक क्रांतिकारी विचारक है। अरस्तू क्या कहता है? प्लेटो युगों के अनुभव को भी ठुकरा देता है। अरस्तू क्या लिखता है? पुरुष का साहस आज्ञा देने में प्रदर्शित होता है, स्त्री का आज्ञा पालन करने में कवि ने कहा है मौनी नारी का गौरव है। शैली संबंधी भेद। प्लेटो और अरस्तू की शैलियों में बड़ा भेद है। कल्पनाशील होने के कारण प्लेटो की शैली काव्यात्मक तथा सरस है। वह एक सर्वोत्कृष्ट कलाकार था और उसका शब्द प्रयोग चमत्कारपूर्ण है, जबकि अरस्तू की शैली सौंदर्य की कोई परवाह नहीं करता और शब्द चमत्कार काव्यात्मक रूपों के ऊपर उसने अपने विचारों तर्कों का बलिदान नहीं किया है। अरस्तू की जो है पर्यवेक्षण पर आधारित होने के कारण उसकी शैली विश्लेषणात्मक, शुष्क और नीरस है। नेक्स्ट हमारा आता है व्यक्ति की स्थिति के संबंध में भेद। प्लेटो ने आदर्श राज्य की अपनी संपूर्ण योजना के अंतर्गत व्यक्ति को केवल एक साधन माना है और अपनी योजना के अंतर्गत व्यक्ति का मनमाने तरीके से उपयोग किया है। उसके द्वारा प्रतिपादित समाज को पूर्णतः निश्चित 3 वर्गों में विभाजित करने की योजना यह संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की योजना दृष्टिकोण का परिचायक है। किंतु अरस्तू अपने समाज दर्शन में व्यक्ति को उसका उचित महत्व प्रदान करता है और प्लेटो के समान व्यक्ति की इच्छाओं आवेगों की अवहेलना नहीं करता। अरस्तू रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य की धारणा का तो आलोचक ही है। उसने लॉज में अभिव्यक्त प्लेटो के विचारों को भी ये कहकर आलोचना की है कि उसका उप आदर्श राज्य में कोई विश्वास नहीं। वह उप आदर्श राज्य का सैन्यीकरण कर उसे साम्राज्यवादी बना देता है तथा वैदेशिक संबंधों की कोई व्यवस्था नहीं करता। उसने उप आदर्श राज्य में वह जनतंत्र और निरंकुशता का मिश्रण करता है, किंतु निरंकुशता के पक्ष में उसका परिणाम भारी रहता है। इनके अंतर का मूल कारण क्या है? प्लेटो और अरस्तू के कि अरस्तू उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का था जिसे एक पति और पिता के रूप में जीवन को देखा था। इस तथ्य से उसे पारिवारिक समस्या को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने का आदी बना दिया था। लेकिन प्लेटो अभिजात वर्ग का था जिसका अपना कोई परिवार नहीं था और इस तथ्य से उसे काल्पनिक और रहस्यवादी बना दिया। दोनों ही सामाजिक स्थिति में इस अंतर के कारण अरस्तू परिवार, संपत्ति, जनमत और सामान्य व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है, किंतु प्लेटो नहीं। मैक्सी क्या कहता है कि जिस प्रकार प्लेटो राजनीतिक दर्शन के आदर्शवादियों, स्वच्छंदवादियों, क्रांतिवादियों और कल्पनावादियों का जनक है, उसी प्रकार अरस्तू यथार्थवादियों, वैज्ञानिकों, कार्यकरणवादियों और उपयोगितावादियों का जनक है। वे सब जो पुरानी के स्थान पर नई बुनियादी में विश्वास करते हैं, प्लेटो के शिष्य हैं। वे सब जो विज्ञान के कष्ट साध्य पूर्ण उपयोग से बनाई गई पुरानी बुनियादों में विश्वास करते हैं, अरस्तू के शिष्य हैं। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? बाउले के शब्दों में अरस्तू की दार्शनिक परिस्थितियाँ प्लेटो के समान है, परंतु वे उससे सहमत नहीं है। जहाँ प्लेटो अपने पूर्व निश्चित सिद्धांतों के आधार पर वे योजनाबद्ध राज्य की रचना करने पर आमदा है और व्यावहारिक आपत्तियों को निरर्थक समझकर उसकी ओर अक्सर ध्यान नहीं देता, वहाँ अरस्तू अपनी मान्यता को तथ्यों की कसौटी पर बराबर कसता रहता है। इब्न सिना के शब्दों में प्लेटो के विचार की कमियों को सुधारने वाला उसका शिष्य ही था। यह कथन कि प्रत्येक व्यक्ति या तो प्लेटोवादी हो सकता है या अरस्तूवादी अधिकांशतः सत्य नहीं है। प्लेटो और अरस्तू एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। वस्तुस्थिति क्या थी कि उनका विरोधी ऊपरी था, गहरा नहीं। इसके विपरीत उनमें परस्पर सहमति मूलभूत और गहरी थी। अरस्तू प्लेटोवादियों में सबसे महान था। उसके सिद्धांत भी आदर्श अथवा श्रेष्ठ राज्य के विचार पर आधारित है। उसने अपने आदर्श को केवल प्लेटो की काल्पनिकता और व्यवहारिकता से मुक्त कर दिया। इस दृष्टि से अरस्तू ने तो प्लेटो के ही आदर्शवाद को व्यावहारिकता स्वीकार्य बनाया है।